Hi everyone, I welcome you all to Sleepy Classes. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सारे स्वस्थ हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल रख रहे हैं एंड उसी के साथ आप अपनी प्रेपरेशंस को भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम जैसे पोस्टपोन हो गया है तो कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि चलो टाइम है, पता नहीं कितना टाइम है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, थोड़े ना रिलैक्स हो जाते हैं हम इस टाइम पे। ऐसे नहीं होना है, बिल्कुल भी खुद को रिलैक्सेशन नहीं देनी है, पोस्टपोन हुआ है इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। बिकॉज़ पता है क्या होगा, अभी सोचोगे कि हाँ, अभी थोड़ा टाइम हम रेस्ट कर लेते हैं, एग्ज़ाम नहीं होगा। जब ना पेपर करने जाओगे और पेपर में ये जो क्वेश्चंस नहीं होंगे ना, जब 2-4 क्वेश्चंस हमें नहीं आते होंगे, फिर ये टाइम चुभेगा कि इस टाइम पे क्यों नहीं पढ़े? ओके। तो इसी वजह से मैं आपको बार बार हर वीडियो में स्टार्ट होने से पहले कह देती हूँ कि आप अपनी प्रेपरेशंस को नहीं छोड़ रहे हैं, उनको अच्छे से कर रहे हैं, राइट। और सबसे ज़रूरी बात, उससे भी ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। एंड अगेन अनदर थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जितना हो सके घर में रहें। और राइट, और बहुत ज़रूरी है तो ही बाहर जाएं, और हम तो पढ़ ही रहे हैं, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज गैप के, राइट। और ये वीडियो किन बच्चों के लिए बनाई जा रही है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर विच एग्जाम? यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। मैं चाहती हूँ कि जिस बच्चे ने दिल से पढ़ा है और बहुत मेहनत करी है उसका ज़रूर ये एग्ज़ाम निकले। आई रियली प्रे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ओके, चलिए लास्ट वीडियो तक ना हमने 180 क्वेश्चंस पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए थे। और ना मैंने आपको, आप बच्चे ना पीडीएफ बोल रहे थे लास्ट क्लास के कमेंट्स में। मैंने ना आपको पीडीएफ तब दी थी जब इसके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, एक कंबाइंड पीडीएफ ही दी थी। अब ना जब इसके 200 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब मैं आपको पूरी की पूरी पीडीएफ ही प्रोवाइड करवा दूंगी। ऑल राइट, आई थिंक ये ठीक रहेगा रादर देन कि मैं आपको 10 क्वेश्चन की पीडीएफ दूं फिर 10 क्वेश्चन की। वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसी वजह से एक ही पीडीएफ में 200 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। चलिए, जो चीजें कहनी थी वो मैंने कह दी हैं। और मोटिवेटेड रहिए हमेशा, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर 181, यू नीड टू मैच द फॉलोइंग। वाउचिंग है, वेरिफिकेशन है, इन्वेस्टिगेशन है और वैल्यूएशन है। और यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं कि मतलब कौन सी चीज आपको क्या बताती है, राइट। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखना इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताएं, कमेंट्स में बताएं इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, जो बच्चे अभी लाइव हैं, जो भी प्रीमियर देख रहे हैं मतलब। फिर हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या इस क्वेश्चन का आंसर देखिए अभी? चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। मतलब ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। वाउचिंग क्या होती है? अ, जब ना, जैसे कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना बिजनेस में, अपने कोई ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने ना किसी से गुड्स खरीदे हैं बच्चों, ठीक है, जैसे आपने ही किसी से गुड्स खरीदे हैं, उसके साथ ना आपको वो क्या देता है? रिसीट देता है। मानते हैं ना, कोई भी सामान खरीदते हैं जब वो एक रिसीट मिलती है आपको। ये जो सारी चीजें बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती है ना, ये जो रिसीट, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें जो आप लगाते हैं अपनी ट्रांजैक्शन के साथ, अच्छा ये लगानी जरूरी होती है ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको वाउचर्स बोलते हैं, राइट। इनको वाउचर्स बोलते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के साथ लगाई जाती है ये, ठीक है, सो दैट जब ऑडिटर आए वो क्रॉस चेक कर सके कि हाँ, जो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, जैसे हम बताते हैं ना कि देखो ध्यान से सुनो, ये सारी सारी चीजें ना इंटर रिलेटेड है अपनी। ये देखो, हम कहते हैं ना कि हमारी बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। जब ऑडिटर आता है वो चेक करता है कि क्या सच में यही फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, कि कंपनी ने कोई घोटाला किया है। ऑडिटर बताएगा, राइट। तो वहां से वो क्रॉस वेरीफाई करेगा ये सारी चीजें। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? वाउचर्स में थे, ठीक है।
आपने कुछ सामान खरीदा, आपको रिसीट मिली, और ये रिसीट क्या होते हैं? वाउचर्स। और जब ऑडिटर, ये है ऑडिटर, इनको ट्रांजैक्शन के साथ जब ये वाउचर्स चेक करते हैं ना, किस चीज के साथ? ट्रांजैक्शन के साथ, इस प्रोसेस को बोला जाता है वाउचिंग। ठीक है, अब वाउचिंग किससे मैच करेगा ये देखिए। वाउचिंग का है ये, इट इज द वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस एज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो चेक करता है कि जो आपने रिकॉर्ड किया है, ऐसे तो नहीं खर्चे लिख दिए सो दैट प्रॉफिट कम आए और टैक्स कम पे करना पड़े, कि सच में वो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, सच में वो खर्चा हुआ है, राइट? चलो अब वेरिफिकेशन की बात करते हैं। वेरीफाई क्या करते हो आप? देखो, ये भी बड़ी अलग सी चीज है। जैसे ना ऑडिटर, आपने ना, अब कभी कभी क्या होता है, कई कंपनीज होती है ना जो अपनी बैलेंस शीट बहुत अच्छी दिखाती है, मतलब एसेट्स में हमारे पास ये है वो है। इससे पता है क्या होता है? इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ, मुझे ना इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कंपनी में तो बहुत है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये है वो है। अगर कल को मेरा पैसा डूब जाता है तो ये एसेट्स को बेच के भी तो मेरा मेरे पास पैसा आ जाएगा, ऐसा शेयर होल्डर सोचते हैं, राइट? तो ये चीज कंसिडर होती है कितने एसेट्स वगैरह हैं। लेकिन अब चांसेस है ना कि एक बिजनेस जान के एसेट्स बढ़ा दे और होना, लेकिन उस चीज को रोकने के लिए ऑडिटर क्या करता है? वेरीफाई करता है। वेरीफाई करता है कि क्या सच में उसके पास वो एसेट है। दिस इज वेरिफिकेशन। ये प्रोसेस का क्या नाम है? वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन क्या होगा? इट इज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, वो एसेट की वैल्यू क्या है, नंबर वन। नंबर टू, ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ द एसेट्स, वो एसेट क्या है, उसका ओनर कौन है, उसकी कीमत क्या है। ये तीनों चीजें वेरिफिकेशन होती है। तो बी का होगा अपना टू। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन, आपने कभी सीआईडी देखा है? बिल्कुल, हर बच्चे ने बचपन में सीआईडी देखा है। देखो, सीआईडी में ना उनके पास ना एक पर्पस था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये थोड़ी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं चोरी नहीं हुई और ऐसे इन्वेस्टिगेशन करे जा रहे ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई एक रीजन होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, रीजन मतलब कोई एक पर्पस होता है उनके माइंड में। सी का दिया हुआ है फोर, इसको पढ़िए। इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न्ड विद स्पेशल पर्पस। ये है कीवर्ड, राइट? अच्छा, वैल्यूएशन क्या है? वैल्यू, वैल्यूएशन क्या होगी बच्चे? वैल्यू बतानी। ओके, देखते हैं। इसका आंसर दे रखा है वन। It is testing the exact value of the assets of the business on the basis of its utility. राइट? वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। लेकिन जब मैंने वेरिफिकेशन की बात करी थी, तो वेरिफिकेशन में वैल्यू के साथ साथ ओनरशिप, टाइटल है, लेकिन मेन चीज क्या है, किस चीज का? एसेट्स का, राइट? तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको फोर न्यू कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, राइट? इसको चाहे तो आप अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, असर्शन और रीजन का है ये। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम ट्रू एंड करेक्ट व्यू टू ट्रू एंड फेयर व्यू. The emphasis of accounting is not on mathematical accuracy but on fair representation of financial efforts. अच्छा, इसको सोच के करना है आपने, राइट? इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मतलब ये है ए, ये तो समझ ही जाओगे ना, ए बी सी डी है ये। ए एन आर आर करेक्ट, दोनों सही बातें लिखी हुई है, सही है दोनों। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अपनी असर्शन की। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे ये असर्शन क्या होती है, जिसको नहीं पता। असर्शन ना एक तथ्य है, एक फैक्ट है, ठीक है? अब इस फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा ये क्यों है, उसके लिए रीजन होता है। हमने ना कैसे देखना होता है कि असर्शन और रीजन दोनों, सबसे पहले ना इनका अप्रोच क्या होता है, आपको ये स्टेटमेंट्स ना फर्स्ट थिंग इंडिविजुअली देखनी होती है।
राइट? अगर दोनों ठीक है, ओके, तब नेक्स्ट स्टेप आएगा। अगर इनमें से एक ठीक है, एक ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ठीक हो गई, तो नेक्स्ट स्टेप आप देखते हैं क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है अपनी असर्शन को। अच्छा, वो कैसे चेक करेंगे? आपको ना कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते, कीवर्ड्स नहीं बोलती, एक ऐसे ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, अच्छा कोई भी चीज हो उसका रीजन होता है ना, बिकॉज ही डिड दिस, ही फेल्ड इन एग्जाम और ही सक्सीडेड इन एग्जाम बिकॉज ही स्टडीड वेल, राइट? ही फेल्ड इन एग्जाम बिकॉज ही वॉज प्लेइंग इन हिज 10th बोर्ड्स। ये चीजें हैं, बिकॉज आना चाहिए, राइट? ओके, क्वेश्चन देखते देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम ट्रू एंड करेक्ट व्यू, पहले था ट्रू एंड करेक्ट व्यू, लेकिन अब हो गया है ट्रू एंड फेयर व्यू। ये बात सच है, ऐसा हुआ है, तो दिस वन इज राइट, बिकॉज द एम्फेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ऑन मैथमेटिकल एक्यूरेसी बट ऑन फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एफर्ट्स। ये बात भी ठीक है और ये इसको एक्सप्लेन कर रही है। ट्रू एंड फेयर व्यू से मतलब जो पहले मैथमेटिकल एक्यूरेसी था, अब क्या हो गया है ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एफर्ट्स। अब आप इसका एग्जाम्पल मांगेंगे कि कैसे होता है। देखो, जैसे ना ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ना बाई चांस लॉस हो गया। लॉस का कारण मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, लॉस तो हमें पता है ना कि हम लिखते हैं लॉस, जैसे 20,000 का लॉस हुआ तो ये चीज हम लिख देंगे, ये हमने फेयरली उसको बता दिया। लेकिन 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 अब इस लॉस का फॉर एग्जाम्पल पता है क्या कारण था? ये दो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, मतलब या दो वर्कर्स हैं, वर्कर्स बोलूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि ना ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है काम, कोई गुड प्रोड्यूस करनी थी, इन दोनों की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई से क्या हुआ? प्रोडक्शन रुक गई। प्रोडक्शन रुक गई, उतना मैं सामान नहीं बेचा, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ गई किसी प्रोडक्ट की तो लॉस हो जाएगा, राइट? मतलब आप डायरेक्टली समझिए, इनकी लड़ाई हुई और इस वजह से इनको लॉस हो गया। लेकिन क्या मैं कभी आपने देखा है प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बिकॉज ऑफ फाइट बिटवीन राम एंड श्याम? ये तो करेक्ट चीज थी ना कि इनकी फाइट की वजह से लॉस हुआ है, लेकिन ये चीज नहीं हम लिखते ना, ये चीज नहीं हम लिखते, नो। लेकिन हम फेयर चीज लिखते हैं कि हाँ लॉस हुआ है, कितने का? 20,000 का, राइट? जैसे लॉस हो गया बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन फेलियर, लेकिन इनकी लड़ाई की वजह से कभी देखा है आपने? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स खुद में ही ठीक है और रीजन इसको एक्सप्लेन करता है असर्शन को, इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। ये लो, क्वेश्चन नंबर 183। The portion of authorized capital that can be issued at the time of liquidation is called, सोच के करना, आपको ये आंसर आता है, ठीक है? फिर हम डिस्कस करते हैं आपको, ठीक है? चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इजी है वैसे, बहुत मुश्किल नहीं है। इसका आंसर होगा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, आप ना शेयर होल्डर हैं और ये है बिजनेस अपना, ठीक है? आपने ना यहाँ पे पैसा लगा रखा है, आपने ना शेयर फॉर एग्जाम्पल परचेज किया। शेयर की वैल्यू कितनी थी बच्चे? 10 रुपए का शेयर था। आपने ना अभी तक 8 रुपए दिए हैं, आपने कितने रुपए नहीं दिए? देखो, ये मेन है, कितने रुपए नहीं दिए, ₹2। ये चीज अभी तक आपने नहीं दी, ओके? आगे बात करते हैं। अपना ये कंपनी बंद हो गई, लिक्विडेट हो गई, मतलब बंद होने को क्या बोलते हैं? लिक्विडेट। आपको पता है ना, जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो उसको जो अपने उसने किराया लिया होता है, किराया नहीं, उधार लिया होता है किसी से, और जो लायबिलिटीज होती हैं उनको ना वो सेटल डाउन करती हैं, जिसके पैसे होते हैं वो वापस करती हैं। अब आप तो ठहरे ओनर,
ओनर है आप, आपको लास्ट में ही पैसा मिलेगा, तो आप सोचना भी मत कि आपके पास अभी पैसा आ रहा है। तो पहले तो एक्सटर्नल जितने होंगे उनको पैसा वो देगी। फॉर एग्जाम्पल उसको कमी पड़ जाती है पैसे की, अब कंपनी क्या करे, कंपनी क्या करे उस केस में? ये जो 2 रुपए अभी तक आपने शेयर पे नहीं किए ना, कंपनी का अधिकार है ये 2 रुपए आपसे बुलवा सकती है। ये 2 रुपए क्या है? दिस। और जब आप ये 2 रुपए देंगे ना कंपनी को, अभी तो आप एक ही शेयर होल्डर है, आप बोलेंगे 2 रुपए से क्या होगा, आपके जैसे लाखों शेयर होल्डर्स होंगे, हजारों होंगे। जब वो पैसा देंगे, अभी सोचो आपने एक शेयर पे 2 रुपए देने, अगर आपके पास 10,000 शेयर होते, इंटू टू 20,000, और आपके जैसे कितने ही होंगे, राइट? ये जो सारा पैसा आता है ना, ये होती है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, और ये कब आपको, दिस इज अ पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑफ कोर्स ऑथराइज्ड का ही पार्ट है। और ये इशू कब करवाई जा सकती है? लिक्विडेशन के टाइम पे ही। ठीक है जी। अच्छा बताएं, हमें याद है ना सब्सक्राइब्ड क्या होती है, इशूड क्या होती है, और ऑथराइज्ड क्या होती है? जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ तीनों में डिफरेंस। सबसे बड़ा, सबसे बड़ी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब जो बिजनेस को ऑथराइज किए। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख, भाई बिजनेस, इससे ज्यादा तुमने कभी भी इशू नहीं करनी कैपिटल, ये मैक्सिमम लिमिट है। क्या है ये? ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, ओके, हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज देखते हैं, अब इशूड कैपिटल क्या है? इस 50 लाख में से ना, कंपनी जरूरी नहीं है कि कंपनी हर एक ये 50 लाख पूरी की पूरी आपको इशू करे। नो, मतलब इशू किसको करे? पब्लिक को ऑफर करे। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस से मैंने ना इस 50 लाख में से ना सिर्फ और सिर्फ 40 लाख ही लोगों को ऑफर किया कि ये लीजिए, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं और आप मेरे शेयर्स बाय कर लो। ये होता है इशू करना। ठीक है, कंपनी ने अपनी तरफ से ऑफर कर दिया। अब अब देखिए, अब लोगों ने एक्चुअल में कितना लिया, लोगों ने एक्चुअल में इस इशूड कैपिटल में से कितना लिया? दिस इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आपने तो अपनी तरफ से 40 लाख रुपए दिए थे, लेकिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 35 लाख, 35 लाख रुपीज ही सब्सक्राइब किया। दिस इज सब्सक्राइब कैपिटल। आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं, राइट? और इसका आंसर था अपना रिजर्व कैपिटल, जो लिक्विडेशन पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 184th क्वेश्चन। A company cannot issue redeemable shares for a period exceeding 10 years, 15 years, 20 years या 25 years। रिडीमेबल शेयर्स अपने को पता है ना, जो एक टाइम के बाद वापस हो जाएंगे। जल्दी से बताएं। ओके, लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है 20 साल, राइट? अ कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल शेयर्स। रिडीमेबल क्या होते हैं? जो एक टाइम के बाद आपको वापस करने होते हैं। हो सकता है कंपनी 2 साल के बाद वापस करे, 10 साल के बाद वापस करे, 15 साल के बाद वापस करे, 14 साल के बाद वापस करे, ठीक है, 12 साल के बाद वापस करे, लेकिन मैक्सिमम उसको 20 साल के अंदर वापस कर देने चाहिए। कर देने चाहिए नहीं, उसको करने पड़ते हैं, राइट? तो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। 20 ईयर्स। ये कंफ्यूज नहीं होना कि जो मैक्सिमम है वो आंसर होगा ना। आंसर इज 25 ईयर्स। ऑलराइट, बाकी सारे गलत हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 185। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? प्री ऑपरेटिव expenses, heavy advertising expenses to introduce a new product, legal expenses incurred in defending a suit for breach of contract to supply goods, कि none of the above। मतलब सारे के सारे ही डेफर्ड है, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा है ना।
चलो इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। सबसे पहले जानते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, राइट। देखो, वैसे तो मैंने आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता रखा है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे ने लिखा था कि एक बारी आप फिर से बताएं और डिटेल में बताएं। देखो, सबसे पहले ना ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दूंगी क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने ना जैसे क्या क्या बोले, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है ना, ये फेमस एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। आपने पूरा का पूरा ना, जैसे एक सेलिब्रिटी को ना आपने कहा कि आप मेरे प्रोडक्ट को इंडोर्स कर दो, दिस इज सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। वैसे मार्केटिंग में इसको सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो ये न्यू कीवर्ड है, याद कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमिताभ बच्चन को या शाहरुख खान को या किसी भी, आपने ना कहा कि मेरा प्रोडक्ट इंडोर्स कर दो और बदले में कितना ले लो, 50 लाख। ये तो आपने एक टाइम पे किया होगा ना, ये तो नहीं आप शाहरुख खान को कह रहे कि ऐसा करो 50 सालों में ना मेरे से 1-1 लाख ले लेना, तो 50 सालों में रिकवर कर लेना। वो कहेगा नहीं मैं नहीं करूंगा ऐड आपके, अगर ये आपने ऐसा करना है तो आपको ना वन टाइम पे करना होता है। लेकिन जो इससे आप एड आती है आपकी, मुझे बताएं वो टीवी में कितने साल तक एड चलती है, काफी सालों तक चलती है, इजंट इट। जैसे ये 5 साल तक ये एड चली टीवी में, जो भी प्रोडक्ट था। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान किसकी ऐड करते हैं, जिसके भी करते हैं, राइट, वो चीज 5 साल चली। आप पता है क्या करते हैं आप इस केस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है ना हर साल, टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, मतलब ये 50 लाख को ना आपने हर साल राइट ऑफ करना है। और आपको पता है, जैसे 50 लाख है और आपको पता है 5 साल इसको एड को मैंने चलाना है, तो हर साल आपको कितना कितना एक्सपेंस राइट ऑफ करना पड़ेगा, 10 लाख। और बाकी का बाकी बैलेंस कितना है मेरे पास बचा, 40 लाख। ये जाता है बैलेंस शीट में। अगले साल 40, अगले साल भी 10 लाख करेंगे, फिर बैलेंस जाएगा 30 लाख, फिर जाएगा यहाँ पे 10 लाख, यहाँ रह जाएगा 20 लाख। ऐसे ऐसे जब तक ये वैल्यू नहीं खत्म हो जाती, तब तक हम इसको राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे हैं ना, इस वजह से इसकी नेचर होती है रेवेन्यू। इट इज रेवेन्यू इन नेचर, फर्स्ट थिंग। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। देखो, इस एड से ऑब्वियसली एड दे रहे हो तो लोग तो इन्फ्लुएंस होकर सामान खरीदेंगे ना, और प्रॉफिट होगा। तो इस एड से आप एक से ज्यादा सालों में प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि अभी देखो ना 5 साल हम एड को चलाएंगे तो 5 साल में प्रॉफिट्स आएंगे। इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, 50 लाख, ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, एंड दस डेफर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डेफर्ड मतलब ये राइट ऑफ होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हर साल 10-10-10-10 लाख लिखेंगे, कितने, 5 सालों तक, जब तक ये पूरा का पूरा राइट ऑफ नहीं हो जाता। इसके ना कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। रेंट ऑन ऑफिस स्पेस है ना, जैसे ऑफिस स्पेस जो आपने ली है वो भी हर साल आपको रेंट देना ही पड़ता है। ओके, जैसे अगर चलो वो तो लीज हो गया, कोई बात नहीं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी मैंने आपको बता दिया। एडवांस पेमेंट किसकी, इंश्योरेंस कवर की, राइट। इंश्योरेंस भी जैसे आप प्रीमियम देते रहते हैं एक टाइम तक, तो देखो हर साल मेन तो वो जितनी अमाउंट है हर साल आप देते रहेंगे, राइट, दिस इज डेफर्ड। एन इंटेंजिबल एसेट कॉस्ट दैट इज डेफर्ड ड्यू टू अमोर्टाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एसेट है, जैसे डेप्रिसिएशन भी होता है, अगर डेप्रिसिएशन टैंजिबल पे लग रही है तो इंटेंजिबल पे क्या लगेगी, अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन भी तो हम ऐसे ही नहीं करते, ये वाले कॉन्सेप्ट से। जैसे मैंने वैल्यू ली, 10 लाख का एसेट है, और हर साल मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ बच्चे, कितने की, 1 लाख की। ठीक है, तो मेरा बैलेंस शीट में ना कितनी वैल्यू रहेगी, 1 लाख माइनस करके 9 लाख। अब अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगेगी 1 लाख की, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड होता तो वो कहानी अलग थी, 1 लाख डेप्रिसिएशन लगेगी, यहाँ वैल्यू 8 रह जाएगी, और ऐसे ऐसे करके जब तक वैल्यू खत्म नहीं हो जाएगी ना इसकी, तब तक हम लिखेंगे। तो दिस इज ऑल्सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस तो होते हैं अपने,
heavy advertising expenses to introduce a new product, ये भी है, एग्जाम्पल देखा है. Legal expenses incurred in defending a suit for breach of contract to supply goods ना. ये लीगल एक्सपेंसेस है ना, जो आपने जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो वो पे किए हैं. दिस इज नॉट अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसका आंसर ये होता है. तो आप सोचेंगे कि प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इस चीज में भी हम डिस्कशन करेंगे लेकिन अगली क्लास में. तो आज के लिए हम ये क्वेश्चंस करते हैं, राइट. और आई होप इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली है कॉन्सेप्ट्स की. एंड इसी के साथ आप पढ़ते जाएं. एंड वील बी मीटिंग सुपर सून इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप ऑन स्टडिंग. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. गुड लक एवरीवन. बाय बाय.